हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, सिगमंड फ्रायड का, जो सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ये कौन सा सिद्धांत दिए थे, ये कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने कैसा क्या चीज़ बताया है, कितने मन बताए हैं। आज हम लोग इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से सारा कुछ सब कुछ पढ़ के इनके बारे में सीटेट में 2 नंबर पक्का कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिगमंड फ्रायड जी ये कौन सा सिद्धांत दिए थे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए थे। मन के बारे में ये सिद्धांत दिए थे। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग वाला है। इन्होंने मन के बारे में क्या क्या बताया, आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कैसे क्या क्या करता है। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। इन्होंने बहुत बार सीटेट एग्जाम में पूछ चुका है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन दिया था, या फिर सिगमंड फ्रायड कौन सा सिद्धांत दिए थे। कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है, जैसे सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट के ब्यास, सारे टीचिंग एग्जाम में ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो देख लेते हैं। ये सिद्धांत है दोस्तों। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत नाम से ही पता चल रहा है कि मन या मस्तिष्क का सिद्धांत दिया गया है। मन या मस्तिष्क के सिद्धांत का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कहते हैं। इन्होंने 3 प्रकार के मन बताए हैं। कौन कौन सा मन सिगमंड फ्रायड ने कौन कौन सा 3 प्रकार का मन बताया है? चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अब आप लोग देखिए, 10% और 90% क्या लिखा है। तो फ्रायड साहब ने चेतन मन को 10% की महत्वता दी है और अचेतन मन को 90%, यानी इनको ज़्यादा महत्व दिया गया है, 90%। तो अब देखिए, चेतन मन में सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है। तो ये कहते हैं, यह मन वर्तमान प्रेजेंट के विचारों से संबंधित होता है। मतलब कोई भी चीज़, ये जैसे वर्तमान प्रेजेंट के विचारों से, जैसे कि अभी अब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए किसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हो, तो सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ रहे हो। जो वर्तमान में घटना घट रही है उसके बारे में। आप पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो आप लोग खट दे बता दोगे। जैसे मुझसे पूछा जाए मेरा नाम क्या है, तो हम तुरंत बता देंगे, संगीता सिंह। उसी तरह वर्तमान की घटनाओं को ये चेतन मन देखता है, जो घटना वर्तमान में की जाती है। जैसे आप लोग अभी बता दिया जा रहा, किससे आप लोग पढ़ रहे हो, ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ रहे हो या लैपटॉप से पढ़ रहे हो। तो आप लोग जिससे पढ़ोगे तो तुरंत बता दोगे कि मैं मोबाइल से पढ़ रहा हूँ या फिर मैं लैपटॉप से पढ़ रहा हूँ। तो ये प्रेजेंट मन की बात करता है, चेतन मन। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे समझाएंगे हम आप लोग को कि बिल्कुल चट चट याद हो जाएगा आप लोगों को। और फिर देखिए, अर्धचेतन मन। अर्धचेतन मन में फ्रायड साहब ने क्या कहा है, इसमें हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय देर तक याद किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप लोग को पूछ दिया जाए कि कोरोना की घटना कब घटी थी, तो आप लोग याद करके कहोगे लगभग 2019-20 में आया था कोरोना। तो कुछ समय बाद उस चीज़ों को आप लोग याद करके बता दोगे। तो अर्धचेतन मन का मतलब यही है कि हमें तुरंत ज्ञान नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद देकर याद किया जा सकता है। जैसे पूछा जाए अगर कि तुम्हारे भाई का शादी कब हुआ था, तो आप लोग याद करके कह दोगे 2021-22 में मेरे भाई का शादी हुआ था। अभी क्लियर नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोग 2 मिनट बाद उसको याद करके बता दोगे। समझ में आया चेतन मन और अचेतन मन में क्या अंतर होता है। फिर देखिए, अचेतन मन। अचेतन मन को 90% वैल्यू दिया गया है। फ्रायड साहब इसको 90% का वैल्यू देते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें वे बातें होती हैं जो हम भूल चुके हैं और हमें हमारे याद करने पर भी याद नहीं आती। मतलब इसमें ये बातें होती हैं अचेतन मन में कि जो चीज़ हम बिल्कुल भूल चुके हैं, कि लाख कोशिश कर रहे हैं उस बात को याद करने की, लेकिन नहीं याद हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम देने गए हो, एग्ज़ाम में बैठे हो,
कोई क्वेश्चन आपको पूछ दिया एग्जाम में, आप उस चीज़ को पढ़े हो, लेकिन जब आंसर देने की बारी आती है तो बिल्कुल दिमाग पे चढ़ता ही नहीं है कि हम क्या पढ़े थे इस क्वेश्चन के बारे में। लाख कोशिश करते हो लेकिन याद नहीं आता है, और जब एग्ज़ाम के बाहर चले जाते हो तो याद आता है, तो आप कहते हो नो ये तो हमें आता था, ये हम कैसे कैसे नहीं करके आए हैं। तो ये अचेतन मन की कहानी है कि जो चीज़ों को बिल्कुल एकदम भूल जाता है, बिल्कुल याद करने पे भी नहीं याद होता है, तो उसको अचेतन मन कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि चेतन और अचेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन में क्या अंतर है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चेतन मन जो वर्तमान की घटना पे देखता है, ये अर्धचेतन मन थोड़ी देर बातों को याद आ जाती है, और अचेतन मन में बिल्कुल बात याद नहीं आता, बिल्कुल भूल चुका रहता है, हमारे माइंड से खिसक गया होता है। फिर आगे देखिए फ्रायड साहब ने क्या कहा है। तो आगे फ्रायड साहब ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है, पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है, ईगो और सुपर ईगो। इनके बारे में फ्रायड साहब ने क्या कहा, इदम दिया है। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि को संतुष्ट करना होता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। ये बल है दोस्तों, बल देता है। तो मतलब इसमें ईद में इदम में फ्रायड साहब ने कहा है कि इसमें भूख, प्यास, सेक्स की जो संतुष्ट करने की इच्छा होती है, ये बिना लोगों के समाज की चिंता किए बिना उस आवश्यकताओं की पूर्ति करने नैतिक मूल्यों का चिंता किया बिना इच्छाओं की पूर्ति करने पर बल देता है। जैसे कि चोर है, अगर चोरी करने जाता है तो उसको ये चिंता नहीं है कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो समाज में क्या होगा, समाज क्या कहेगा, बस उसको चोरी करने से मतलब अपना पेट भरने से मतलब है। जैसे कि सेक्स, मान लीजिए किसी का अगर रेप हो जाता है, तो जो रेप करने वाला व्यक्ति होता है उसको ये चिंता नहीं होता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे लोग समाज में कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, इसका उसको कोई चिंता नहीं होता। बस उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, अपने को संतुष्ट करना होता है। तो आई बात समझ में। ईड का मतलब, इदम का मतलब फ्रायड साहब ने क्या बताया है। फिर देखिए ईगो, ईगो अहम, मतलब इसमें क्या होता है, यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि का योजना का निर्माण करता है, यह परिणामों की चिंता करता है। देखिए इसमें योजना का कोई निर्माण नहीं होता, परिणामों की कोई चिंता नहीं होती है, हमें पहले संतुष्ट होना है, बाद में जो होगा वो हम देख लेंगे। लेकिन ईगो में पहले परिणाम की चिंता होती है, किसी कार्य को करने से पहले योजना बनाया जाता है। जैसे कि चोर अगर चोरी करना चाहता है तो पहले उसके लिए योजना बनाएगा कि मैं अपने साथ एक गन रख लूँ, एक रस्सी रख लूँ, एक डंडा रख लूँ, अगर मैं पकड़ा जाऊँ तो वहाँ से भाग सकूँ, रस्सी से लटक के बाहर निकल सकूँ, डंडे से घर वालों को घायल कर दूँ और भाग जाऊँ। मतलब उसको अपने परिणामों की चिंता होती है कि कहीं मैं चोरी करते हुए पकड़ा ना जाऊँ, कहीं मुझे पुलिस ना पकड़ ले जाए, कहीं मुझे जेल ना हो जाए। तो अहम में उस चोरी की, उस कार्य की, उस घटना को करने की चिंता होती है कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है। आई बात समझ में। ईड और ईगो में अंतर। फिर सुपर ईगो, सुपर ईगो में क्या होता है, परा अहम, यह समाज द्वारा नैतिक सूत्रों के अनुसार कार्य करता है, यानी ये समाज के आधारित काम करता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वह बुरे कामों से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना। मतलब सुपर ईगो का मतलब है जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगा वो बुरे कामों से बिल्कुल दूर रहेगा, 4 कोस दूर रहेगा, और वो झूठ बोलना नहीं पसंद करता है, वो चोरी करना नहीं पसंद करता है, वो समाज को असंतुष्ट करना नहीं पसंद करता है, मतलब वो समाज के नियमों के अनुसार वो रहना पसंद करता है। तो आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग को ऐसे ही सीटेट से आधारित सारे वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।